गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम फिर से नए वीडियो के साथ में कुछ रोचक जानकारी लेकर के कुछ ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो अभी तक के मैंने वीडियो में बिल्कुल नहीं बताई हुई ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है या फिर सब्जेक्ट उस हिसाब से नहीं आया है। आज बहुत बारीक चीज़ पढ़ाऊंगी मैं सेंटेंस के बारे में, जो बिल्कुल आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ इसमें लास्ट तक बने रहिए और उसे ज़रूर देखिए, ठीक है ना। चलिए, सेंटेंस क्या होते हैं मैंने बता दिया था कि जो एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन मीनिंगफुल देते हैं, मीनिंग देते हैं, और फिर साथ में कैपिटल लेटर से शुरू होता और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। यहाँ तक कि अपन को पता चल चुका था। लेकिन अब सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या चीज़ें होती है, आपने सुना होगा कि मैम सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो आपको पक्का पता है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है ये अपन पढ़ेंगे, जिसको हम पूरी तरह से बोलेंगे पोस्टमार्टम कर देंगे सेंटेंस का, है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे समझते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, सबसे पहले तो आता है अपन सेंटेंस में, तो जो प्रेडिकेट होता है, जो एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज रीडिंग अ बुक, और देखो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लिया है। ही इज रीडिंग अ बुक मतलब क्या होता है, उसने वो पुस्तक पढ़ रहा है। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि जो किसी के बारे में, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्ट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है, ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जर्नड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, कंपाउंड हो सकते हैं। ये मैं बताऊंगी कि कैसे हो सकते हैं, ना। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बट आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है उसको डिटेल में। तो ये सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इज रीडिंग अ बुक, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है ना। सेंटेंस के बारे में ये दो जानकारी हो गई कि सब्जेक्ट के बारे में यदि कोई चीज़ बताया जा रहा है तो वो होता है उसका प्रेडिकेट, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये सब्जेक्ट, इस तरह के सेंटेंस के लिए आपको पास क्या क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे सेंटेंस बनता है, क्योंकि सेंटेंस कई प्रकार के बन सकते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस हो सकता है। ही इज ओवर हियर, वो यहाँ पर है, ये हो सकता है। ही इज गुड, ही इज गुड, ये हो सकता है ना। इस प्रकार से देखो, एक ही सब्जेक्ट है लेकिन कई प्रकार से हम सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ। यहाँ पे मैं अगर इसकी जगह पे लिख देती हूँ राम इज अ बॉय, यदि मैं इस प्रकार से लिख देती हूँ तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। तो ये सेंटेंस में ये आखिर है क्या है कि हर बार यूज कर रहे हैं लेकिन हर बार अलग अलग है, इसी को आज अपन समझेंगे, है ना। सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, उसमें ये सब चीज होना जरूरी, सब्जेक्ट होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है, चाहे तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, या कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, या एडवर्बियल होना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर होता है कि ये होना ही चाहिए भाई। सब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको ये जरूरी है कि सब्जेक्ट होना चाहिए किसी सेंटेंस को बोलने के लिए। वर्ब भी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगी मैं उसको। फिर ऑब्जेक्ट में आपके पास या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या है, ये इसको मैं समझूंगी अपन। फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। वर्ब नहीं पढ़ेंगे अपन अभी यहाँ पर, है ना। वर्ब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन यहाँ ऑब्जेक्ट में वर्ब पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, है। फिर अपन एडवर्बियल हो सकता है, वहाँ हम प्लेस बताते हैं, जगह बताते हैं, ये हो सकता है ना। तो इट मीन्स कि उसके बारे में हमको सारी जानकारी होना चाहिए कि वो सेंटेंस आखिर क्या है। मैं बार बार सेंटेंस के बारे में इसलिए बताती हूँ गाइस स्टूडेंट्स की, बेटा अगर हम इन चीज़ों को पहले ही सीख लेंगे तो जब हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे या कोई बुक रीड करेंगे या कोई थॉट लिखेंगे या कोई पैरा हम लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। आप ये वाले स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, ये आपका इज रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेडिकेट, यहाँ ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये इसकी
ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ। अब ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है। जब भी कोई एक्शन की बात हो रही है मतलब वो टेंस का सेंटेंस है ना, सेंटेंस है वो। तो यहाँ पे बता रहा है वो पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है, ये वाली जो इज है जो उसको सपोर्ट कर रही है, वो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन ये रीड कर रहा है मतलब कोई एक्शन कर रहा है, मतलब ये एक्शन वर्ब हो गया। इट मीन्स ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। और ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होने के लिए मैं बताऊंगी अभी आपको नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। मैं सब चीज अभी बारी बारी से समझा रही हूँ, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे देखेंगे ही इज अ बॉय, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में ये बता रहा है कि ये लड़का है, कि ये एक लड़का है। लड़का है इट मीन्स ये केवल इसको इससे जोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये केवल लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। ये राम कौन है, एक लड़का है, इसका मतलब ये भी एक लिंकिंग वर्ब हो गई। मतलब सेंटेंस में आपके पास वर्ब का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ जाए। फिर ही इज ओवर हियर, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि वो यहाँ पर है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी आपकी ये वर्ब है। यहाँ पे ये बता रही कि ये यहाँ पर है, ये भी आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का भी काम कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, ये एक ही वर्ब है। चलिए ही इज गुड, वो कैसा है, ये एडजेक्टिव है, क्या हो गया उसके बारे में बता रहे, एडजेक्टिव हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना। यहाँ तक ये मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा इसमें तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, यानी इसी के बारे में विशेषता बता रहे। तो ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता दिया। लेकिन अब आपके पास ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ लिखा है मैंने कि ये सब होना जरूरी है सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कई हो सकते हैं। नाउन हो सकते, सब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, या जरंड भी हो सकता है, या फिर इंफिनिटिव हो सकता है, या कंपाउंड भी हो सकता है। ये जो वर्ब में आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट में देखेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट में आपके पास नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखेंगे एडवर्बियल में आपको प्लेस बताया जा सकता है, टाइम बताया जा सकता है, मैनर बताया जा सकता है, वेयर, व्हेन और हाउ के थ्रू बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसको सीखेंगे पहले प्रोनाउन को। अब देखो मैं सिर्फ सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ अभी, है ना, इन सब में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में देखेंगे नाउन कैसे हो सकता है। देखो मैंने बोला रवि इज माय फ्रेंड, है ना, या अगर अपन ने लिख दिया रवि इज लर्निंग इंग्लिश, या फिर हमने लिख दिया रवि इंग्लिश सीख रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये रवि और ये रवि क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ही इज माय ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, तो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। ही इज विद अस, वो हमारे साथ है, ये लिख दिया मैंने, ही इज विद अस। देखो यहाँ पे लिख दिया, या फिर लिख दिया ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर लिख दिया ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा है, ये लिख दिया। इट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखती हूँ मैं, रवि एंड आई, रवि और मैं आर गोइंग टू स्कूल, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। देखो ये आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये दोनों आपके दो सब्जेक्ट है ना। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है ना। इट मीन्स कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट में ले आते हैं जब दो के बारे में बात करते हैं, तीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपन और भी ला सकते थे, यू, ही एंड आई। देखो एंड से जुड़ा है, मतलब आपने क्या कर लिया है, ये तीन भी हो सकते हैं ना, तो तीनों को मिलाकर के एक हो गया। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पे डरना नहीं कि कैसे आ गए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि दो वर्ड के भी हो सकते हैं,
3 वर्ड की वजह से एक फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किया। अब देखो स्विमिंग इज माई पैशन, हॉबी, मेरी जो मेरा जो शौक है वो क्या है, स्विमिंग है। अब यहाँ पे तो ING लगा है, तो यहाँ पे ये ना लगे कि मैम ये कैसे हो गया, तो स्विमिंग इज माई पैशन, मेरा शौक है तैरना, तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले मतलब खेलना, यहाँ पे खेलना है, वर्ब लिख रही है लेकिन यहाँ पे ना आ रहा है, इट मीन्स ये नाउन का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है। तो जो खेलना है वो आपका यहाँ पे टू प्ले, जो इंफिनिटिव आ गया, ये देखो इंफिनिटिव, टू प्ले फुटबॉल इज माई पैशन, फुटबॉल खेलना क्या है, मेरा पैशन है। तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी है ना नाउन होना, ठीक है। तो जरंड होना भी समझ आ गया, इंफिनिटिव होना भी समझ में आ गया। इट मीन्स सब्जेक्ट को देख कर के घबराना नहीं है कि स्कूल में तो हमने आई, यू, ही, शी, इट पढ़ा हुआ है और यहाँ पे आपका टू प्ले फुटबॉल आ रहा है या स्विमिंग आ रहा है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। देखो इधर भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी हो रही। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो इसके बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे रवि इज माई फ्रेंड, रवि के बारे में बता रहा है। ही इज माई ब्रदर, ब्रदर वो मेरा भाई, उसके बारे में बता रहा है। रवि एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं ना, आर गोइंग टू स्कूल, वो दोनों स्कूल जा रहे हैं। तो स्विमिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे स्विमिंग भी आपका नाउन आ गया। यहाँ तक आपको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब क्या होना जरूरी, सब्जेक्ट होने के लिए सब तो बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब भी होना जरूरी है। तो वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब होना या मेन वर्ब होना जरूरी है, तभी तो आपका सेंटेंस फॉर्म होगा ना। तो देखेंगे सबसे पहले मेन वर्ब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आया रवि इज माई फ्रेंड, यानी यहाँ पे इसकी मेन वर्ब ये हो गई। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा है रवि इज लर्निंग इंग्लिश, रवि इंग्लिश सीख रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये इसकी आपकी मेन वर्ब हो गई। क्यों मेन वर्ब हो गई, क्योंकि ये कोई एक्शन हो रहा है ना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे, बिल्कुल उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नजर आ गई आपको, वर्ब पे काम कर रहे हैं अपन अभी। यहाँ पे भी देखो ये मेन वर्ब हो गई, यानी लिंकिंग वर्ब हो गई, ये लिंकिंग वर्ब हो गई क्योंकि इसको जोड़ रहा है ये। लेकिन यहाँ पे भी ये, लेकिन यहाँ पे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। जो एक्शन हो रहा है वहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे दो वर्ब है, इट मीन्स दोनों हो रही है, सेंटेंस बन रहा है आपका, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये आपका यहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ इज लगाया है, इट मीन्स ये भी यहाँ पे आपका सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे भी वर्ब लगा है, इट मीन्स यहाँ पे भी आपका सेंटेंस पूरा बन रहा है ना। यानी दो चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आपको सब्जेक्ट भी जरूरी है और आपको ऑब्जेक्ट भी जरूरी, वर्ब भी जरूरी है। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई आपकी, ये और ये क्लियर हो गई, मेन वर्ब क्लियर हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर। जब अपन वर्ब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है ना, पहले आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग समझना है। देन आफ्टर अपन चलते हैं ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जरूरी नहीं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा आए, ये आज हमको सीखना है। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये समझ में आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ेंगे अब अपन। चलिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। रवि इज लर्निंग इंग्लिश, रवि क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेन वर्ब हो गई, लेकिन ये जो वर्ब है इसका असर क्या पड़ रहा है, वो सीख रहा है, तो क्या सीख रहा है, सीख रहा है, क्या सीख रहा है। देखो वो इंग्लिश सीख रहा है। और एक आध दो बताती हूँ मैं, ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये वह पढ़ रहा है, ये क्या है आपकी वर्ब है, वो पढ़ रहा है पर क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इसका जो एक्शन है, इसका जो असर है, वो जिस पे पढ़ रहा है वो उसका
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लिख लें शी, देखो शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। क्या गाती है? वो गाना गाती है। तो ये जो सॉन्ग है वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। शी गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। क्या दिए? पैसे दिए। शी गेव मी मनी, इट मीन्स उसने जो पैसे दिए, ध्यान से सुनो, तो गिव दिए, क्या दिए? तो मनी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन किसे दिए? मुझे दिए। ही गिव मी मनी, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, बट अभी धीरे धीरे समझाएंगे, है ना। दे टोल्ड अस, they tell us, वो बोलते हैं किसे? हमें। टू लर्न इंग्लिश, काय के लिए बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लर्न इंग्लिश के लिए बोलते हैं, सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो अस है, किसे बोलते हैं? हमें बोलते हैं ना। किसे बोलते हैं? हमें। वे बोलते हैं किसे? हमें। तो बोलते हैं किसे? हमें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश के लिए बोलते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए बोलते हैं ना। तो इट मीन्स कि अगर ये किसे आया है, इट मीन्स ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं अपन। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या पढ़ा रही हूँ? आप सबसे पहला प्रश्न पूछोगे ना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये जो इंग्लिश है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आपने देखा होगा जहां पर व्हाट और किसे का आंसर मिले, क्या और किसे का आंसर मिले, वहां पे हम इसे ऑब्जेक्ट का रूप दे देते। हम नहीं देते, मतलब पहले से दिया हुआ, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, है ना। यानी ऑब्जेक्ट को पहचानने की एक ट्रिक है कि जहां आपका आंसर मिले कि जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रही है, वो उससे आंसर निकले कि वो क्या। ही सिंग्स, वो गाना गाती है, वो गाती है, तो बोलेंगे क्या, आंसर आएगा क्या। तो जब क्या का आंसर निकलेगा या किसे का आंसर निकलता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे आता है जो क्या का आंसर देता है, वो हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है आपका क्या, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका देता है किसे का आंसर देता है। तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये अ बुक रीडिंग, क्या कर रही है? पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, क्या, तो एक बुक पढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, क्या गाती है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। शी गेव मी मनी दिया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसे दिए का आंसर आ गया है, इट मीन्स वो क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इट मीन्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, चाहे वो वर्ब, यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज, यहाँ पे देखो आपकी मेन वर्ब सीधे आ गई, यहाँ पे आपकी मेन वर्ब सीधे आ गई, तो भी ये चल जाएगा, है ना। तो भी तो ये जरूरी है, देखो सब मेन वर्ब सही आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट जरूरी हो गया, तो वो हमने सीख लिया, वर्ब जरूरी है वो हमने सीख लिया, ऑब्जेक्ट जरूरी है वो हमने सीख लिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक सेंटेंस जोड़ना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब क्या आप वहाँ पहचानोगे नहीं कि सेंटेंस नहीं है, वहाँ पे कुछ और होगा ना, तो वहाँ होगा कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनेंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब कुछ यहाँ पे क्रिया का कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। देखेंगे कैसे, ये देखो, रवि इज माई फ्रेंड, मैंने बोला रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है। देखो ये क्या हो गया, ये रवि के बारे में बता रहा है कि ये जो मेरा फ्रेंड है, ये जो है वो मेरा फ्रेंड है, वो जो मेरा फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है, ये कोई क्रिया तो है नहीं, कोई क्रिया है क्या? ये आपका नाउन दिख रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे आपको ये इसके बारे में बता रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या हो गया? ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ई है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। फिर ही इज माई ब्रदर, वो जो है वो मेरा भाई है, ही इज
माय ब्रदर। तो यहाँ पे ये जो ब्रदर है ये भी क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। फिर हो जाता है अब हम और आगे एक आध, हाँ यहाँ देखो, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अगर हम इसको बोलते हैं इसकी बराबरी करते कि वो एक लड़का है, उसके बारे में बता रहा है, मतलब वो खुद के बारे में बता रहा है, उसके खुद के बारे में बता रहा है। जैसे बोलेंगे ना, अगर आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, यदि मैं बोलती तो मेरे बारे में बता रही हूँ ना, ये राम इज अ बॉय, राम के बारे में बता रहा है ना, ही इसके बारे में बता रहा है ना, ही इज अ गुड, ही इज गुड, वो अच्छा है, उसके बारे में बता रहा है ना। भले यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, इन सब के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गए आपके एडजेक्टिव और नाउन हो और एडजेक्टिव होने के नाते ये क्या हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है ना। इट मीन्स आपके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो जो कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सिंपल सेंटेंसेस। क्या कहेंगे इसको हम? सिंपल सेंटेंसेस। और जो टेंस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये देखो इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें भी एक्शन हो रहा है, तो ये टेंस के सेंटेंस होंगे। इसको अपन आगे चल के और डिटेल करेंगे। टेंस सेंटेंसेस, जब टेंस पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल करेंगे। अब आते हैं अपन आखिरी में, देखो ये एडवर्बियल होता है। अब मैंने क्या बताया कि जब किसी काम के बारे में बताया जाता है कि भाई वो यहाँ है, वो वहाँ है, या फिर उसने इतने समय पे काम किया, उसने शाम को काम किया, उसने टेबल पे बैठ के काम करा, उसने चीज़ों को वहाँ पर रखा, तो हम भी बताते हैं ना। तो अब जैसे मैंने एक दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, हाँ, ही इज़ ओवर हियर, वो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे, ही इज़ ओवर हियर की बात किया, एक दो एग्जाम्पल और अपन है ना। I play football in the garden। मैं गार्डन में खेलता हूँ, ठीक है ना, मैं गार्डन में खेलता हूँ। तो ये तो आई प्ले क्या खेलता हूँ? फुटबॉल। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इन द गार्डन आपको प्लेस भी तो बताना है ना, प्लेस कहाँ खेलता है, तो अपने प्लेस में आपका एडवर्बियल हो गया, है ना, एडवर्बियल भी हो गया। यदि he runs in the playground, ठीक है ना, वो दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? प्लेग्राउंड। तो ये क्या हो गया आपका, ये बता रहा ना वो दौड़ता तो है इन द प्लेग्राउंड। यदि वो बोलेगा he wrote a letter, उसने एक लेटर लिखा लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट लिख लो या लास्ट इवनिंग, कुछ भी लगा दो, टाइम बता दो। ये देखो टाइम बताया है, तो ही रोट अ लेटर, एक लेटर लिखा, लेकिन कब लिखा? लास्ट नाइट। तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्बियल। ये आपका एडवर्ब हो गया, लास्ट नाइट को बता रहा है ना, कब लिखा। तो आपका आंसर कहाँ से आ रहा? व्हेन। कहाँ से आ रहा? यहाँ पे आ रहा। वेयर। कैसे लिखा है ना, स्लोली लिखा, फास्ट लिखा। तो ये आपका एडवर्बियल आ गया। इट मीन्स आपको यदि ये सब चीज़ देखते हैं तो आपको घबराना नहीं है कि ये सेंटेंस कैसे हो गया, ये सेंटेंस में ये कहाँ से आ गया। अगर इनकी सबकी बेसिक जानकारी हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते भी आ जाएगी और पढ़ते भी आएगी और लिखते भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। सेंटेंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी और दे देती। वैसे सेंटेंस को पढ़ना एक बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि एक सागर है, इसको जितना डिटेल में पढ़ेंगे वो बनते रहेगा, बट धीरे धीरे ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। अपन ने सेंटेंस शायद पिछले वीडियो में पढ़ लिए, फिर भी एक मोटा मोटा एक नॉलेज दे देती हूँ कि जो सेंटेंस होते हैं ये 4 टाइप के सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला सेंटेंस होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपको डिक्लेयर करते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं ना। यानी यदि आपने बोला सिंपल तो भाई आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। आपको पूरा उसका नॉलेज बताया, वो उसने आपको डिक्लेरेशन के साथ कर दिया, तो वो आपके साथ हो गया। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आपका निगेटिव भी बताएंगे और पॉजिटिव भी बताएंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा था आई प्ले फुटबॉल, यानी यहाँ पे यदि मैंने लिखा है आई प्ले फुटबॉल, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई भी निगेटिव नहीं आया, फुटबॉल, ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने बोला आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नॉट लगा दिया, निगेटिव हो गया। मैंने इंडिकेट ही तो कर रही हूँ ना किसी चीज़ को, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ, तो
है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस तो अपन बहुत जल्दी यूज़ करते हैं ना, गो देयर, कम हियर, यहाँ आओ। ऑर्डर देते हैं अपन किसी को, यदि हमने प्लीज़ लगा दिया तो प्लीज़ कम हियर आता है, प्लीज़ गो देयर आ जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। छोटे छोटे सेंटेंस हम अक्सर ही बोलते हैं ना कि पुट देयर, कम हियर, गो देयर, राइट इट, रीड इट, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसे हम कमांड के सेंटेंस कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन वहीं पे यदि हम उसमें प्लीज़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट के सेंटेंस हो जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपन, तो इनको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये अपन प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब लेकिन ये होता है कि आप प्रश्न पूछते हैं ना, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी उठते हो। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। तो ये भी टू टाइप के आते हैं। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो शुरू होते हैं, बिगिन कहाँ से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और एक वो जो WH फैमिली में WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो जो लेंथ, अगर आपको यस और नो में क्वेश्चन देना होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है। जैसे होता है डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आप क्या जल्दी उठते हो। तो अपन ने यदि बड़ा प्रश्न पूछना है तो व्हाई डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी क्यों उठते हो। इस प्रकार से यदि हमने 2-3 प्रश्न बना दिए हैं तो अपन उसके साथ में क्या करते हैं, वाई लगा देंगे, व्हेन लगा देंगे, हु लगा देंगे, वेयर लगा देंगे। तो ये जब हो जाएंगे तो इंट्रोगेटिव तो रहेंगे, लेकिन ये WH मेंबर होंगे। और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे वो हो जाएंगे इंट्रोगेटिव हो जाएंगे, यस और नो का आंसर देंगे, है ना। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अब आते हैं अपन एक्सक्लामेटरी। ये भले ही हमें आखिरी में दिखता है लेकिन ये भी बहुत वैल्यूबल है, यानी इसका भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है जिनका सबका। क्योंकि अगर हम जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तब हम बोलते हैं ओ बोलते हैं, अलास बोलते हैं, हुर्र बोलते हैं, वाओ बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस में आपको इस प्रकार का चिन्ह मिलता होगा। देखो, अगर आपने वाओ लिखा, वाओ लिखने के बाद यहाँ पे विन, वी वन, हम जीत गए, ऐसा लिखा था ना। या फिर आता है कि हुर्रे, वी वन द मैच, वी आर विनिंग द मैच, हम लोग जीत रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आपकी बहुत खुशी होती है, सौरो होता है, ऐसे मूड होते हैं आपके, तब आपको इस प्रकार का जो मार्क मिलता होगा, इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते होंगे कि कैसे होते हैं, हुर्रे बोलेंगे, अलास बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। और इनके इस प्रकार के सेंटेंस जब बनते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आई होप गाइस इसके माध्यम से मैंने एक कोशिश की है आपको समझाने की। यदि आपको थोड़ा भी समझ में आता हो तो आप इसे कुछ ना कुछ सीखें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग सीख सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हम छोटी छोटी सी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं और हम वही एक सेंटेंस के ही ऊपर अटक जाते हैं, फिर बाद में हमको थोड़ा फील होता है। इसलिए जब भी सीखें तो उसको पूरे डिटेल के साथ सीखें। और आई होप गाइस आपको ये हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।